भैया बहन, विकास चक्र के वीडियो के पूर्व अंश में हम लोग विकास क्या है इस बात की जानकारी प्राप्त किए। विकास के लिए आय कितना महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ अन्य कौन कौन से लक्ष्य हो सकते हैं इसकी भी चर्चा की है। और यह भी देखा है कि लोग विकास के साथ साथ अपने मान सम्मान की रक्षा, बराबरी का व्यवहार, कार्य की सुरक्षा, उचित पर्यावरण, अनेकानेक बातों को प्राथमिकता में रखते हैं। विकास में केवल आय पर ही निर्भर नहीं है, अनेकानेक तत्व हैं और इन आधारों पर हम लोगों को देखना है कि विकास के अतिरिक्त, विकास के लिए आय के अतिरिक्त अन्य और कौन कौन से मापदंड हैं। तो चर्चा है, आय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य विकसित, विकासशील या पिछड़ा जो जाना जाता है उसके पीछे अनेकानेक कारक हैं। इसमें ये चर्चा की जा रही है शिशु मृत्यु दर की। शिशु मृत्यु दर बताया कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। चैप्टर के इस पेज नंबर 10 में आप देखें कि ऊपर में एक आंकड़ा दिया गया है। इसमें तालिका 1.3 की चर्चा है और 3 राज्यों की इसमें चर्चा है, पंजाब, केरल, बिहार। यह आय के संदर्भ में ये आंकड़ा दिखाया गया है। यह आंकड़ा कुछ पुराना है, नई पुस्तक में हो सकता है नई बातों की जानकारी आपको मिले, उस अनुरूप आप उसे समझेंगे। तो आय के संदर्भ में जो चर्चा है तो 2002-2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय की चर्चा है। पंजाब 26,000 रुपये, केरल 22,800 रुपये और बिहार 5700 यानी 5,700 रुपये। तो इन 3 राज्यों की तुलना जब हम लोग आय के संदर्भ में करते हैं तो पाते हैं कि पंजाब की स्थिति जो है वह सबसे अच्छी है। दूसरे स्थान पर 22,800 रुपये प्रति व्यक्ति आय केरल की है, अर्थात केरल भी यह आय के मामले में दूसरा स्थान रखता है। और आय के मामले में इन 3 राज्यों में बिहार की स्थिति सबसे खराब है। इसकी यह आय जो है प्रति व्यक्ति आय 2002-03 के आंकड़े में मात्र 5700 रुपये दिखाया गया है। हो सकता है कि नई पुस्तक में आंकड़े कुछ अलग हों, उसे आप उसी रूप में समझेंगे जिस रूप में मैं बता रहा हूं। जिस राज्य की आय ज़्यादा है उसे प्रथम स्थान पर स्वाभाविक रूप से आप समझेंगे, दूसरे स्थान पर आने वाले को प्रथम से कुछ निम्न माना जाएगा और तीसरे स्थान पर आने वाले राज्य इन तीनों में सबसे निम्न माने जाएंगे। तो आय के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि पंजाब प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर केरल और तीसरा स्थान बिहार को प्राप्त है आय के मामले में। अब आय की तो चर्चा हो गई, अन्य मापदंड जो है विकास के संदर्भ में, इसमें शिशु मृत्यु दर की चर्चा कर रहे हैं। यह भी एक आंकड़ा दिखाया गया है, तालिका 1.4 अर्थशास्त्र चैप्टर विकास, इसका यह पेज नंबर 10 में आप नीचे देख रहे हैं तालिका 1.4। ध्यानपूर्वक देखिए, तालिका 1.4 में यह 3 राज्य की चर्चा है, उसी अनुरूप पंजाब, केरल और बिहार। इसमें
आय के अतिरिक्त जो 3 मापदंड की चर्चा है, इन 3 मापदंडों को इस आंकड़े में दिखाया गया है। तो शिशु मृत्यु दर के मामले में पंजाब बताया गया है, यह आंकड़ा 2003 का है। पंजाब में प्रति 1000 व्यक्ति 49 व्यक्ति की मौत 2003 के आंकड़े में दिखाया गया है। केरल में 11 और बिहार में 60। तो अगर शिशु मृत्यु दर, जैसे कि अभी हम तुरंत बताए हैं कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाता है, यह शिशु मृत्यु दर है। तो इस आंकड़े के हिसाब से बिहार में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। आय के मामले में यह सबसे कम था और शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर बिहार में देखने को मिलता है। पंजाब, जो कि आय के मामले में प्रथम स्थान रखा करता था, वह शिशु मृत्यु दर के मामले में दूसरे स्थान पर है। अर्थात स्पष्ट है कि शिशु मृत्यु दर जहां ज्यादा है वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है। जिस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, स्पष्ट है कि वहां चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। तो पंजाब की स्थिति देख रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर के मामले में 49 व्यक्ति, केरल में 11 और बिहार में 60। अगर इन 3 राज्यों की तुलना हम लोग करते हैं तो पाते हैं कि केरल में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे मजबूत, तुलनात्मक रूप से पंजाब में स्वास्थ्य व्यवस्था केरल से कम मजबूत, और बिहार जिसमें कि शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। इसका मतलब कि चिकित्सा व्यवस्था यहाँ की सबसे लचर पचर है। सबसे खराब स्थिति बिहार की ही है इन तीनों राज्यों में। अब विकास के दूसरे मापदंड में साक्षरता दर की चर्चा करते हैं। साक्षरता दर क्या है, यह भी आपके चैप्टर में इसी पेज नंबर 10 में नीचे याद रखने योग्य शब्द के रूप में दर्शाया गया है, इसे भी आप याद करें। साक्षरता दर के बारे में बताया गया है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, अर्थात 7 वर्ष न्यूनतम और उससे अधिकतम आयु के जो लोग हैं उनमें साक्षर लोगों की जनसंख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, यह साक्षरता दर कहलाता है। तो इस आंकड़े में तालिका 1.4 का जो दूसरा, यह जो नीचे जो आंकड़ा दिया गया है, पहले में शिशु मृत्यु दर को हम लोगों ने देखा, दूसरा है साक्षरता दर। तो जरा इसे देखिए, यह 2001 का आंकड़ा दिया गया है। अगर आपके पास नई किताब हो उसके आंकड़े को भी आप देख सकते हैं। तो पंजाब में साक्षरता दर 70%, केरल में साक्षरता दर 91% और बिहार में साक्षरता दर 47% तो आय के मामले में जब हम लोगों ने देखा तो आय के मामले में पंजाब पहले स्थान पर था, केरल दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर। और अगर शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो बिहार पहले स्थान पर, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर बिहार में देखने को मिला। दूसरा स्थान पंजाब का था जो कि आय में प्रथम स्थान पर था, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था वहाँ उस अनुरूप सही नहीं है। केरल आय के मामले में दूसरा स्थान था, लेकिन शिशु मृत्यु दर के मामले में यह पहले स्थान पर, यानी कि सबसे अच्छी स्थिति केरल की देखने को मिली। तो अगर साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर की तुलना करें, आय से तुलना करें, तो पाते हैं कि केरल जो है साक्षरता दर के मामले में सबसे ऊपर है। 91% इस राज्य की साक्षरता दर है और दूसरा स्थान पंजाब को प्राप्त है, जो कि आय के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया था, शिशु मृत्यु दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और यहाँ बिहार की स्थिति देख रहे हैं कि 47%, अर्थात बिहार में जैसे औसत आय भी हम लोगों ने देखा कि
5,700 रुपये, यानी 3 राज्यों में सबसे निचला स्थान। शिशु मृत्यु दर के मामलों में भी सबसे तीसरा स्थान इसको प्राप्त था, यानी सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर बिहार में ही देखने को मिला। साक्षरता दर भी 47% है, अर्थात तीसरे स्थान पर है। अब आय और अन्य मापदंड में विकास का जो तीसरा मापदंड है, यह है निवल उपस्थिति अनुपात। बताया गया है 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाएगा? निवल उपस्थिति अनुपात। ध्यान देना है, 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। अगर इस निवल उपस्थिति अनुपात की भी चर्चा करें तो आप देख सकते हैं तालिका 1.4 में यहाँ सबसे किनारे दिखाया गया है। यह ध्यान से देखें, अपनी पुस्तक में भी आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि पंजाब 81%, केरल 91% और बिहार 41%। अर्थात निवल उपस्थिति अनुपात के मामले में केरल सबसे बृहद स्थिति में, सबसे मजबूत स्थिति में है। दूसरा स्थान पंजाब को प्राप्त है और बिहार तीसरा स्थान पर है। यानी ये इन 3 राज्यों की जो तुलना की गई है, ये ध्यान देने की बात है कि तीनों राज्यों की जब तुलना करते हैं, चाहे वह आय की बात हो, चाहे वह स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, अर्थात शिशु मृत्यु दर की बात हो, साक्षरता दर की बात हो या निवल उपस्थिति अनुपात की बात हो, इन चारों मापदंडों में बिहार का स्थान सबसे नीचे है। तो स्पष्ट है कि विकास के लिए केवल आय ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ एक अन्य बिंदुओं की भी चर्चा आवश्यक है, और इन सबों का समग्र अध्ययन ही हमें विकास के मूल तक पहुंचाने का काम करता है। अब आगे चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं सार्वजनिक सुविधाएं। बताया गया है कि ऐसी सुविधाएं जो जनहित को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, वह सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। अब जैसे कि रेल परिवहन सार्वजनिक परिवहन का एक साधन है। सरकार के देखरेख में इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं कि सामान्य से सामान्य लोग भी इस माध्यम से यात्रा का आनंद ले सकें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। कोई पार्क हो सकता है, सार्वजनिक या सरकारी विद्यालय हो सकता है, कोई नदी पोखर तालाब हो सकता है जो कि जन कल्याण के लिए सरकार के द्वारा तैयार कराए गए हों, सड़कें हो सकती हैं। तो ये सभी चीज़ जो है वह सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आती है। इन सुविधाओं की चर्चा है और यह प्रश्न एक किया गया है पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार का प्रश्न है कि ऐसा क्यों है कि पंजाब में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। यानी आय के मामले में पंजाब केरल से तो आगे है, बहुत आगे है, लेकिन वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में केरल से पीछे हो गया। क्या कारण है? तो बताया गया है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा हुआ रुपया वे सब और वस्तुएं और सार्वजनिक सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। अर्थात आपके पास अगर पैसे मौजूद हैं तो पैसे से आप अपने जीवन की हर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि
यह सामूहिक हित को ध्यान में रख करके जब तैयार किया जाता है, जब वह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तभी आप उसका उपभोग कर सकते हैं। थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा होगा, थोड़ी सी समझने में परेशानी हो रही होगी। कुछ एक उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, आप करोड़ों रुपए अपने घर में रखे हुए हैं, बहुत सारे जमीन आपके पास हैं, अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन उस क्षेत्र में जनसंख्या नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं भी रेल परिवहन के साधन का उपयोग करूं, 20 रुपये के टिकट के जगह, यानी जितनी दूरी के लिए 20 रुपये का टिकट लगता है, उसके जगह पर मैं 500 रुपये दे दूं, 1000 रुपये दे दूं, 5000 रुपये दे दूं और हमारे लिए हमारे घर से इस प्रकार का साधन उपलब्ध करा दिया जाए, रेल की पटरियां बिछा दी जाएं, यह संसाधन तैयार कर दिया जाए, तो ये असंभव है। अगर आपके क्षेत्र में शिक्षा का वातावरण नहीं है, समाज के अन्य बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं हैं और केवल आप अकेले पढ़ने के इच्छुक हैं, तो आपके पास कितना भी धन क्यों नहीं हो, आपके लिए ना तो सरकार विद्यालय खड़ी कर देगी एक परिवार के लिए, और ना ही कोई अन्य प्राइवेट सेक्टर के लोग ही या संगठन ही विद्यालय खड़ा कर देगा आपके लिए। ये संभव नहीं है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी ऐसे क्षेत्र में खड़ी की जाती है जहां पर अधिक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य को लाभ प्रदान किया जा सके। कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर जनसंख्या का निवास ही नहीं है, कोई 1-2 व्यक्ति अगर रह रहा है, उस 1-2 व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह कितना भी पूंजीपति क्यों न हो, उसके लिए ये सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। एक और उदाहरण देख सकते हैं आप। पैसे से हम अपने लिए स्वच्छ पर्यावरण नहीं खरीद सकते। अगर हमारे आसपास के क्षेत्र में लोग गंदगी में रहने के अभ्यस्त हैं, प्रदूषण फैलाने के अभ्यस्त हैं, तो हमारे लाख चाह लेने से पर्यावरण स्वच्छ नहीं हो सकता है। पर्यावरण स्वच्छ जन जागरूकता से होता है, सार्वजनिक भागीदारी से होती है, सभी लोगों की सहभागिता से होती है, सबकी सक्रियता से होती है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें। कुछ एक ऐसी आवश्यकताएं भी होती हैं जो कि सार्वजनिक सुविधाओं के उपलब्ध कराने पर ही उसका हम उपभोग कर पाते हैं। एक और उदाहरण की चर्चा है सामूहिक सुरक्षा। पाठ्य पुस्तक में ही इसका उदाहरण दिया गया है। आप कल्पना कीजिए कि आप अपने घर की सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की बहाली करते हैं, उसे 20,000 रुपये, 30,000 रुपये मंथली पेमेंट करते हैं। अगर इसी प्रकार से समाज का हर व्यक्ति चाहे कि हम अपने घर की सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड बहाल कर लें, तो वह ज्यादा आसान है या कि शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के माध्यम से समाज को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है, वो ज्यादा सरल है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वह निर्धन से निर्धन लोगों के लिए भी उपलब्ध होती है। उन्हें अलग से किसी सुरक्षा कर्मी की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिसकर्मी स्वतः समाज की रक्षा में लगे रहते हैं। वह सरकार के द्वारा यह उपलब्ध व्यवस्था के अंतर्गत समाज की सुरक्षा का काम करते हैं। तो कोई व्यक्ति यह चाहे कि हम स्वयं के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड बहाल कर लें, वह ज़्यादा सस्ता होगा या कि सामूहिक रूप से जो सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई है वह ज़्यादा सस्ता होगा। तो स्पष्ट है कि सार्वजनिक सुविधाएं गरीब से गरीब निर्धनतम लोगों के लिए भी उपलब्ध होती है और यह व्यवस्था
ज़्यादा कारगर भी होती है। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है वह है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता के संदर्भ में चर्चा करना है कि बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं हमारे इस पृथ्वी पर जो कि नवीकरणीय हैं और बहुत सारे ऐसे भी संसाधन हैं जो कि अनवीकरणीय संसाधन हैं। तो ये आवश्यक है, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि विकास के लिए इन संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। आज हम लोग खनिज संसाधनों का उपयोग करते हैं जो कि अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। आज हम लोग पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस इत्यादि प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं। यह अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है जिसकी एक निश्चित अवधि है, उसका एक निश्चित स्टॉक है। उस स्टॉक के समाप्त हो जाने के बाद वह उपयोग के लायक नहीं रह जाएगा। संसार में लोग उस संसाधन के बगैर ही जीने को बाध्य होंगे। तो नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन के बारे में बताना है कि ऐसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति हो सकती है, प्रकृति के द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। अब जैसे कि जल संसाधन है, इसकी पुनः पूर्ति होती है। अगर ऊर्जा का ही उपयोग करना है तो अगर हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, सौर ऊर्जा जो है वह ऊर्जा का अक्षय स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जितनी उसकी उपलब्धता है उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, खनिज संपदाएं हैं इत्यादि प्रकार की। तो विकास के लिए इन संसाधनों का उपयोग तो आवश्यक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन किस प्रकार से इसका उपयोग हो, तो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन संसाधनों की सुरक्षा आवश्यक है। जैसे हमें यह खनिज संसाधन हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ है, वैसे ही इन संसाधनों पर हमारे आने वाले वंशजों का अधिकार है। उनके लिए इसकी सुरक्षा आवश्यक है। तो अगर इस बात को ध्यान में रख करके हम विकास करते हैं तो इस प्रकार का विकास सतत पोषणीय विकास है, अर्थात वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना और इस प्रकार से कार्य करना ही सतत पोषणीय विकास है। आज हम लोग जल संसाधन का ही एक उदाहरण लेते हैं। जल संसाधन का जो उपयोग कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपको है कि जल नवीकरणीय संसाधन का एक हिस्सा है, एक भाग है। लेकिन जिस प्रकार से इसकी पूर्ति हो रही है बारिश के माध्यम से, तो जितनी आपूर्ति हो रही है उससे अधिक हम खर्च कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जल स्तर में निरंतर गिरावट आती जा रही है। एक समय ऐसा भी हो सकता है कि यह स्रोत बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो मानव सभ्यता के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए इन संसाधनों का उपयोग किस रूप में किया जाए, इस संदर्भ में बताया गया है कि प्रकृति ने इतने सारे संसाधन उपलब्ध करा रखे हैं हमारे पास कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है,
लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। अर्थात मानव अपने लालच की पूर्ति अगर करना चाहे तो प्रकृति से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, अर्थात हमें इन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना है। इस प्रकार से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी भी इन संसाधनों से लाभान्वित हो सके। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोगों ने आज पूर्ण कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में अगले दिन फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।